हेलो, नमस्ते फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। कौन सा? डी ब्लॉक एलिमेंट्स, स्पेशली फॉर 12th क्लास फाउंडेशन, जेई और नीट। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आज हमारा टॉपिक है। देखिए, सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या हैं, कहाँ ये स्थित होते हैं। अब अगर आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स अगर पढ़ रहे हो तो आपने पीरियोडिक टेबल अच्छे से पढ़ी होगी। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी जो पीरियोडिक टेबल है वो कुछ इस तरह की थी। इस तरह की आपने एक पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी। ठीक है, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन विद्यमान था, यहाँ पर आपका हीलियम था। ठीक है, यहाँ पर आपने देखे थे कि यहाँ पर आपके पास दो ब्लॉक बने हुए थे और ये इतना सिस्टम था, ये बाकी का पूरा सिस्टम एक अलग सिस्टम था। ठीक है, इस तरह से आपके पास पूरा सिस्टम बना हुआ था। आपने देखा था कि इसमें जो ये आडी जो पंक्तियाँ थी, ठीक है, जो आडी जो रेखाएं थी जिन्हें आपने आवर्त नाम दिया था, ये पूरी संख्या में कितनी थी? 7। ठीक है, कितनी थी? 7। और उसके बाद ये जो आपकी जो ये खड़ी लाइनें थी, कौन सी? जो ये खड़ी लाइनें थी, ये संख्या में कितनी थी? ये थी आपकी कितनी? 18। इस तरह से ये पूरी की पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी थी? 18। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो इस पूरी आवर्त सारणी में कहाँ कहाँ स्थित है। हमने पढ़ रखा है कि जो पूरी आवर्त सारणी है वो एस, पी, डी और एफ में बटी हुई होती है। इन सब चीज़ों में बटी हुई होती है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इन सब में बटी हुई होती है। तो हमारे जो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ये पूरी आवर्त सारणी में कहाँ स्थित होते हैं, ये चीज़ देखेंगे। तो ज़रा देखिए, आपको जो ये बीच वाला जो ये पोर्शन दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, यही आपका क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स वाला ब्लॉक है। कौन सा है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स वाला ये जो सिस्टम है। अब ये कहाँ होते हैं, किस तरह से होते हैं, वो सारी बातें करते हैं। देखो जरा, देखिए, आपने देखा होगा, मैं आपको जनरली देखो रटाने की किसी चीज़ की कोशिश नहीं करूँगा, हर एक चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा। आपने पहले पढ़ा था कि ये आपका हाइड्रोजन हो गया, फिर ये आपका लिथियम हो गया, फिर आपका ये सोडियम हो गया, फिर उसके बाद आपका पोटेशियम हो गया। ठीक है, इस तरह से आप पढ़ रहे थे क्रम वाइज। ये आपका पहला आवर्त है, ये आपका दूसरा आवर्त है, ये आपका तीसरा आवर्त है और ये आपका चौथा आवर्त है। इस तरह से आप पढ़ रहे थे। आपने देखा था कि जो ये लिथियम है इसके पास में आपका बेरिलियम आ रहा था, यहाँ पर आपका मैग्नीशियम आ रहा था और यहाँ पर आपका कैल्शियम आ रहा था। कैल्शियम के जस्ट बाद आपने लिखा था Sc स्कैंडियम, और ये है आपके डी ब्लॉक का फर्स्ट तत्व है। कौन सा है? फर्स्ट तत्व क्या है आपका डी ब्लॉक का? कौन सा है? स्कैंडियम। और इसका परमाणु क्रमांक 19, इसका 20, तो इसका कितना होगा? 21। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो डी ब्लॉक का पहला तत्व होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 21, 21। राइट है यहाँ तक। अब देखो, ये आपका पहला आवर्त, ये आपका दूसरा आवर्त, ये तीसरा आवर्त और ये कौन सा? चौथा आवर्त। क्या चौथे आवर्त में आ रहा है क्या? यानी मैं ये कहूँगा कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है उनकी अगर मैं स्थिति की बात करूँ तो उन कौन से आवर्त से शुरू होते हैं? अगर आवर्त की बात करूँ तो कौन से आवर्त से शुरू हुए हैं? चौथे आवर्त से शुरू हुए हैं क्या? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चौथे आवर्त से शुरू हुए हैं। तो आवर्त नंबर कितना होगा? 4। अब वर्ग की बात करूँ, 4 से लास्ट तक आप 7 तक जा सकते हो। ठीक है, लास्ट तक भी पढ़ेंगे, लास्ट तक कहाँ तक होता है, पूरे सबसे लास्ट तक 7 तक बटे हुए होते हैं, लेकिन स्थिति स्टार्टिंग कैसे? 4 से 7वें आवर्त तक। और अगर वर्ग की बात करूँ मैं, तो आपने देखा कि यहाँ पर जो आपका ये बेरिलियम है, ये आपका पहला वर्ग है, ये आपका दूसरा वर्ग, और बेरिलियम के जस्ट बाद आ गया मतलब तीसरे वर्ग से। कौन से वर्ग से? तो वर्ग नंबर तीसरे से लेके कहाँ तक होता है? तीसरे से लेके कहाँ तक होता है? अब देखो जरा, अगर इस तरह से अगर मैं बात करूँ तो ये लास्ट तक जहाँ तक जाता है ये आता है जिंक पे, और जिंक आता है 30 नंबर पे। ठीक है, जिंक के बाद जो भी आता है गैलियम आता है, तो ये आपका पी ब्लॉक एलिमेंट है।
तो अपन किसकी बात करेंगे, केवल डी ब्लॉक की। तो 21 से लेके 30 तक, अगर ये तीसरा वर्ग है, ये तीसरा वर्ग है, तो ये कौन सा होगा, 12वां वर्ग होगा क्या। मतलब 20 के बाद केवल 10 एलिमेंट ही तो है, तो 20वें का दूसरा वर्ग है, तो 21वें का तीसरा, तो 30वें का कौन सा होगा, 12वां वर्ग हो जाएगा। यानी 3 से लेके 12वें वर्ग तक ये स्थित होते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की स्थिति की बात करें तो आवर्त में चौथे से लेके 7वें आवर्त तक, और अगर वर्ग की बात करें तो तीसरे वर्ग से 12वें वर्ग तक स्थित होते हैं। ये बात समझ में आई। अब बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, केवल पूरी आवर्त सारणी को छोड़ के किसकी बात करेंगे, केवल डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स स्थिति देख ली। अब जानते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते कौन से हैं, क्या होते हैं। देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी ऐसे तत्व है जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन, ऐसे तत्व या ऐसे एलिमेंट्स जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में जाता हो, किस में जाता हो, डी कक्षक में जाता हो, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। यानी ऐसे तत्व है जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में जाता है, डी उपकोष में जाता है, वह डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। देखो जरा, अब इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इनका सामान्य जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनके सामान्य जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS, ठीक है, NS 0 से 2 तक, ठीक है। उसके बाद N-1 D 1 to 10 में। अब आपने एटम वाला चैप्टर पूरा पढ़ रखा होगा इससे पहले, अगर आप 12th क्लास में हो तो आपने 11 तो पढ़ी होगी। उसमें आपने देखा था कि एटम वाले चैप्टर में टीचर ये बताता है कि जो एस कक्षक होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एस कक्षक हो या उपकोष हो। पी उपकोष में 6 आते हैं और डी उपकोष में 10 आते हैं, और एफ में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ये जो आपका डी का, अगर डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स अगर उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहा हूँ तो उसमें एस और N-1 D यानी एस वाले से जस्ट पहले वाले N, जो पहले वाला N है, N किसको दर्शाता है, मुख्य क्वांटम संख्या को। तो उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो D में कितने होंगे, 10 होंगे मैक्सिमम, तो 1 से स्टार्ट होकर 10 तक जाते हैं। तो ये है इसका क्या, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखिए सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कई NCERT कुछ अलग बताती है, कई बोर्ड्स अलग बताते हैं, तो इनके 2-3 तरह के हो सकते हैं, लेकिन सबसे आपको अगर ये आंसर दिखे तो आपको आंसर यही करना है, ठीक है। इसके अलावा आप ऐसा भी लिख सकते हो NS 1 से 2, N-1 D 1 से 10। फर्क कहीं नहीं है, फर्क है केवल इस 0 और इस 1 में, केवल इतना सा फर्क है। लेकिन फर्स्ट आंसर तो कौन सा होगा, फर्स्ट आंसर तो आपका यही होगा। इसको आप सेकंड प्रायिकता दे सकते हो कि अगर ये ना हो तो ये आंसर आपका हो सकता है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NS 0 से 2, N-1 D 1 से 10 तक, याद रहेगा ये। इसके बाद देखो हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लिया, स्थिति देख ली। अब देखो एक चीज और निकल के आती है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, यानी डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। अब संक्रमण तत्व क्या होते हैं और किसे कहा जाता है, देखो ऐसे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, ऐसे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जिनकी किसी ना किसी सामान्य अवस्था, उनकी मूल अवस्था या उनकी किसी ना किसी ऑक्सीकरण अवस्था में उनके डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाए, कौन सा, अनपेयर्ड अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। यानी संक्रमण तत्व की एक सबसे खास बात है, संक्रमण तत्व होने के लिए, किसी भी डी ब्लॉक के तत्व के संक्रमण तत्व होने के लिए एक चीज जरूरी है, कौन से, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। चाहे तो वह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उसकी किसी भी ऑक्सीकरण स्टेज में हो, चाहे उसके सामान्य स्टेज में यानी आद्य अवस्था में हो, लेकिन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब देखो एक बात निकल के आती है कि सारे के सारे क्या डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो संक्रमण तत्व है या नहीं है, या कुछ एक नहीं है, तो वो कौन कौन से नहीं है। तो देखो इसका आंसर ये होगा कि सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो संक्रमण तत्व नहीं है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो संक्रमण तत्व नहीं है, क्योंकि ना तो उनकी सामान्य अवस्था में ना ही उनकी किसी ना किसी ऑक्सीकरण अवस्था में कभी भी डी ब्लॉक जो डी कक्षक होते हैं उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, उनमें युग्मित पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन कौन से हैं, जिंक, कैडमियम और Hg मरकरी, केवल ये 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो
असंक्रमण तत्व होते हैं, यानी संक्रमण तत्व नहीं होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सारे के सारे संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व हैं, लेकिन सारे के सारे डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व नहीं है। संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व हैं, संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व हैं, लेकिन डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व नहीं है। सारे के सारे नहीं है, मैक्सिमम है लेकिन सारे के सारे नहीं है। कौन कौन से नहीं है? ZnCdHg, जिंक, कैडमियम, मरकरी। याद रहेगी कि ये बात? अभी देखो याद हो जाएगी, मैं करवाऊंगा याद, देखना। अब बात करते हैं कि सर डी ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स होते हैं। तो देखिए ये सवाल आज दिन तक किसी भी कंपटीशन एग्जाम में नहीं पूछा गया है कि डी ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो आपने देखा अभी कि जो चौथा वर्ग था, चौथा आवर्त था, उसमें 21 से लेके कहाँ तक जा रहा था? ये 30 तक, ठीक है। तो 10 इलेक्ट्रॉन है। अगले में ये उससे जस्ट नीचे वाले आवर्त में 39 से लेके 48 तक जाता है। इस तरह से 2 आवर्त और होते हैं, और ये सारे के सारे मिलके कितने एलिमेंट्स होते हैं? 40 तत्व होते हैं। कितने होते हैं? 40। यानी डी ब्लॉक के तत्व है वो 40 तत्व होते हैं। और एक खासियत बात ये होती है कि सारे के सारे क्या होते हैं? धातु होती है। सारी की सारी क्या होती है? धातु। यानी 40 के 40 तत्व धातु अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो कि सारे के सारे धात्विक अवस्था में होते हैं, तो इनमें से कोई गैसीय अवस्था में तो होता है क्या सर? कोई द्रव अवस्था में होता है क्या? या कोई ठोस अवस्था में होता है? तो देखिए सारे के सारे ठोस अवस्था में होते हैं। क्या? सारे के सारे ठोस अवस्था में होते हैं। केवल एक होता है द्रव अवस्था में। कौन सा? Hg, मरकरी। कौन सा? Hg, मरकरी, जो 80 नंबर पे आता है। ये किस अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में होता है। और अगर इसके गलनांक की बात करें तो ये -34 डिग्री, 34 या 38 मान लो, -34 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यानी 200, तो -38 डिग्री सेल्सियस, या अगर केल्विन में अगर इसको चेंज करें तो 234 या 32 डिग्री केल्विन तक ये आता है, ठीक है। इसका जो गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट है, उसकी मैंने बात की है यहाँ पर, ठीक है। Hg एकमात्र ऐसा डी ब्लॉक एलिमेंट्स धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। बाकी सारे कैसे होते हैं? ठोस अवस्था में होते हैं। नोट लगा के लिख लेना, ठीक है। अब देखो सारे के सारे जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उनकी एक स्टेप सारणी बनाते हैं और उन्हें याद करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से याद की जाए। देखो बहुत ही अच्छी सी, सिंपल सी, मस्त वाली ट्रिक है, बस आप तो देखते जाओ। सबको दिख रहा है? ओके, देखो 21 से स्टार्ट करेंगे, 21 से। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो सबसे पहले 21 से लेके पूरे 30 तक लिख लेता हूँ। स्कैंडियम, मेरे साथ आप भी बोलो, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस या आयरन, इसको फेरस भी बोलते हैं, आयरन भी बोलते हैं, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और लास्ट वाला जिंक। सबसे लास्ट वाला आपको दिख रहा है ना? ओके, देखो अगर नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा पास में लिख देता हूँ। वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। अब अच्छे से दिख रहा है? ठीक है। अब देखो 21 नंबर ये हो गया, 22 नंबर, 23 नंबर, 24 नंबर, 25, 26, 27, 28, 29 और ये लास्ट वाला 30। 10 एलिमेंट्स हो गए। अब देखो इनके, इसको क्या बोलेंगे? आवर्त, और ये क्या होगा? वर्ग होगा। तो हम वर्ग के हिसाब से चलते हैं, वर्ग के हिसाब से आपको जल्दी याद हो जाएगा, मेरी गारंटी है। देखो याद करने का तरीका, सेकंड ईयर लाए एसी। क्या? सेकंड ईयर लाए एसी। सेकंड का मतलब पुरानी एसी लेके आए। सेकंड ईयर लाए एसी, एसी सेकंड, वाई ईयर, एल ए लाए, एसी एसी, ठीक है। फिर देखो टी जेडार एच एफ, टी जरा हाफ, ठीक है। ये आपका चौथा आवर्त है, ये पांचवा आवर्त है, ये छठा आवर्त है और ये सातवां आवर्त है। सातवां आवर्त अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए मैं सातवें आवर्त को सबसे लास्ट में बनाऊंगा। टी जरा हाफ, टी आई जेड आर एच एफ, टी जरा हाफ। वो नवाब, एन बी नवाब था, वो नवाब था। कौन था नवाब? कौन था नवाब? कौन? जिसके पास पैसा ज्यादा होता है वही नवाब होता है। कौन? करोड़ मोती वाला। कौन नवाब था? करोड़ मोती वाला, ठीक है। मन टक रे,
करोड़ मोती वाला था, इसलिए उसका मन एक जगह नहीं टिक रहा था, तो क्या हो गया, मन टक रे, यानी अपने मन को एक जगह टेकने की कोशिश तो कर भाई। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं, आयरन और फेरस दोनों बताया था, तो फेरस की स्पेलिंग क्या होगी, FERUOS, ये होती है फेरस। दूसरे तरीके से एक भी याद कर सकते हो, या तो इसको फेरस बोल दो, या फिर फिर RU रूठा ओ सनम, फिर रूठा ओ सनम, ठीक है। उसके बाद कौन RH रहेगा, IR आयरलैंड, वो अपनी सनम से क्यों रूठा, कि बात ये हो रही थी कि आयरलैंड कौन जाना चाहे, कौन रहेगा आयरलैंड, ठीक है। उसके बाद अब आयरलैंड क्यों नहीं जाना चाहता था वो अपनी जगह छोड़ के, क्योंकि नई पड़ोसन कहाँ की थी, पटना की। नई पड़ोसन कहाँ की थी, पटना की, NIPDPT, नई पड़ोसन पटना की। या एक तरीका और भी हो सकता है कि सर अगर मान लो बहुत डेंजरस है तो सर क्या बोलेंगे, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, जैसी आपकी मर्जी, आप याद कर सकते हो। फिर उसके बाद नई पड़ोसन पटना की, तो क्या हो जाएगा, क्यों आज आऊं, किसी ने उसको आयरलैंड बुलाया कि भाई आज ही आजा, तो वो बोल रहा है कि नई पड़ोसन पटना की आई है तो मैं आज क्यों आज आऊं, क्यों आज आऊं। उसके बाद ZNCDHG, जान चढ़ ही गई, यानी वो फोर्स कर रही है कि आज आप आज ही आओ, वो बोल रहा है कि क्यों आज आऊं, जान चढ़ ही गई है। ZN जान, CD चढ़, H ही जी यानी गई। या दूसरा ऐसे हो सकता है, जान की चढ़ी है गजल, जान की चढ़ी है गजल, याद हुआ क्या सबको, याद हुआ क्या, एक बार दोबारा से देख लो। सेकंड ईयर लाए AC, सेकंड ईयर लाए AC, टी जरा हाफ वो नवाब था, कौन करोड़ मोती वाला, उसका मन एक जगह नहीं टिक रहा था, यानी मन टकरे, फिर रूठा ओ सनम, कौन रहेगा आयरलैंड, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, नई पड़ोसन पटना की, क्यों आ जाऊं, जान की चढ़ी है गजल। अब लास्ट वाला रहा कि ये कैसे पूरा किया जाए, तो जरा देखना ये इसको किस तरह से पूरा किया जाए। मैं एक बार पूरा लिख देता हूं, उसके बाद देखना, RFDB, फिर उसके बाद SG, फिर उसके बाद BHB ठीक है। उसके बाद आपका HS, उसके बाद आपका MT, उसके बाद आपका DS, और उसके बाद RG, और उसके बाद UUB। देखो इसकी ट्रिक कैसे रहेगी, AC रफ्तार, AC रफ्तार दबेगी, DB दबेगी, AC रफ्तार दबेगी, संग में BH भगवान, HS हंसेंगे संग में, AC रफ्तार दबेगी, संग में भगवान हंसेंगे, MT मत गा, DS देसी, मत गा देसी राग। और ये जो है लास्ट 112 पे आता है, ये इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 112 है। और आपने देखा होगा कि 100 से ऊपर वाले तत्व होते हैं उनका जो नामांकन है वो कुछ दूसरे तरीके से किया जाता है, इसलिए UUB 112 112, ठीक है, याद रहेगा सबको। AC रफ्तार दबेगी, संग में भगवान हंसेंगे, मत गा देसी राग। ये आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए, पूरे के पूरे जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स है आप काउंट कर लो, पूरे के पूरे 40 हो गए। इधर से 21 22 23 से लेके 30 तक, ये यहाँ पर आपके इसका 39 से लेके यहाँ पर आपका 48 तक होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो अगला है ये 57 से लेके 72, और फिर लास्ट में यहाँ तक कितने तक जाता है, HG 80 तक जाता है, ये 112 तक हो ही गया। उसके बाद ये आपका 89 से लेके ये आपका 104। अब देखो ये 89 और 104 के बीच में आपको स्पेस क्यों दिख रहा है,
57 और 72 के बीच में आपको स्पेस क्यों दिख रहा है? तो देखो यहाँ पर भी आपको 14 का स्पेस दिखेगा, यहाँ पर भी आपको 14 का स्पेस दिखेगा। तो यहाँ पर आपके लेंथेनॉइड तत्व आते हैं। कौन से आते हैं? लेंथेनॉइड, जिन्हें एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स कहा गया है। आपने देखा होगा आवर्त सारणी में पूरे एक नीचे 2 कॉलम ऐसे बने हुए थे, 2 सारणियां ऐसे बनी हुई थी, पंक्तियां। तो वो कौन से थे? एफ ब्लॉक के। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड। क्योंकि उनका लेंथेनॉइड नाम क्यों बना पड़ा है? क्योंकि उसके जस्ट पहले वाला जो 57 नंबर का जो तत्व है उसका नाम क्या होता है? लेंथेनम। तो लेंथेनम के बाद वाले ए ब्लॉक के तत्व लेंथेनॉइड कहलाते हैं। और इसके बाद ये जो 14 तत्व है इसका नाम क्या होता है? एक्टिनियम। तो जो एक्टिनियम के बाद वाले जो ए ब्लॉक के तत्व होते हैं उनका नाम क्या पड़ा है? एक्टिनॉइड्स। इनका लेंथेनॉइड और इनका एक्टिनॉइड्स। तो एक्टिनियम की वजह से एक्टिनॉइड्स पड़ा है और लेंथेनम की वजह से लेंथेनॉइड पड़ा है। याद रहेगा आपको। ये सारे के सारे आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए। अब बताओ डी ब्लॉक एलिमेंट्स से आपको कोई तकलीफ होगी क्या कि सर हमें याद नहीं हो रहा? सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स याद हो जाएंगे। अब देखो मैं इन्हीं सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स में से आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ किसी किसी के बारे में। देखो आपने देखा होगा कि जनरली अपने काम में ये ऊपर वाली सीरीज आती है केवल, 12th में भी आपकी यही काम में आएगी, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए। अगर वो डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स की सारणी पूछ ले तो इस तरह से अपन बना देंगे। अब देखो ऊपर वाली तो पूरी अपने को याद करनी है, उसके अलावा ये जो नीचे वाले हैं इनमें से कौन कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं लगा देता हूँ। देखो जरा, एक तो आपका ओस्मियम। ओस्मियम क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी बताऊंगा। एक आपका डब्लू टंगस्टन, ठीक है। एक आपका टेक्नीशियम, ठीक है। एक आपका पैलेडियम, प्लेटिनम, ठीक है। एक आपका Au, Ag, Cd और Hg। ये इतने तत्व आपके बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो क्यों इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको बताया कि जो Hg है इसका तो जो MP मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक बिंदु है, वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इसका तो -38 डिग्री सेल्सियस ही होता है, 38 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहाँ पर जो ये W है, इस W को बोलते हैं टंगस्टन। क्या बोलते हैं? टंगस्टन। अगर इसकी मैं बात करूँ तो इसका 3400 से 3200 से लेके 3400 डिग्री सेल्सियस तक इसका गलनांक होता है। और पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? डब्लू टंगस्टन का। किसका होता है? डब्लू टंगस्टन का। आपका जो ये ओस्मियम है और ये जो इरिडियम है, इन दोनों का जो डेंसिटी, इन दोनों की जो घनत्व है वो सबसे ज़्यादा होती है। 22.57 से लेके 22.61 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब होता है। समझ गए? तो इनकी डेंसिटी क्या होती है? सबसे ज़्यादा। और ओस्मियम है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी सबसे ज़्यादा होती है, +8 तक, जो अस्थायी होती है मानते हैं, लेकिन +8 सबसे ज़्यादा होती है। ओस्मियम की भी होती है, प्लेटिनम की भी होती है +8 तक। लेकिन और अगर साधारण तरीके से अगर बात करें तो अगर +8 के अलावा सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होती है? मैग्नीज की +7 होती है। कितनी होती है? +7। उसके बाद क्रोमियम की +6 होती है। कितनी होती है? +6। याद रहेगी ये सारी की सारी चीज़ें। इसके बाद देखो इनको आप इस तरह से याद कर सकते हो। कॉपर, AgAu। देखो ये सस्ता, इससे महंगी चांदी, चांदी से महंगा सोना, ठीक है। Ag को अर्जेंटम बोलते हैं लेकिन वैसे चांदी होती है, ठीक है। Au को ओरम बोलते हैं लेकिन नाम सोना होता है, ठीक है। ये निकिल, ये पैलेडियम, ये प्लेटिनम, ठीक है। अब देखो इनके बाद में सामान्य बात करता हूँ कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनके सामान्य गुणधर्म क्या होते हैं। तो देखिए डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, पहले तो इनकी परमाणु त्रिज्या की बात करते हैं, फिर उसके बाद इनके ऑक्सीकरण नंबर की बात करते हैं, और फिर इनके जो सामान्य गुणधर्म है, रासायनिक गुणधर्म है, वो कौन कौन से होते हैं। जरा देखो, पहले अगर मैं इनकी परमाणु त्रिज्या की बात करूँ तो मैं केवल आपको एक जो चौथा आवर्त था 21 से लेके 30 तक बता देता हूँ, फिर बाकी का आप खुद का खुद समझ जाओगे क्योंकि सेम वाले में भी वही चीज़ें होने वाली है, ठीक है। देखो 21 से लेके आपके 24-24 तक, 21 से लेके 24 तक आपका जेड इफेक्टिव बढ़ता है। जेड इफेक्टिव क्या होता है? इंक्रीज होता है। और जेड इफेक्टिव और अपने जो रेडियस होती है ये 1/में समानुपाती होती है, ठीक है। यानी जेड इफेक्टिव अगर बढ़ा तो रेडियस ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी परमाणु का आकार क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी कि स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक परमाणु का आकार कम होता है। उसके बाद 24 से लेके आपके 28 तक, ठीक है। 24 से के बाद 25 आ गए यहाँ पर, 25 से लेके 28 तक आपका क्या होता है? जेड इफेक्टिव और आपका शिल्डिंग इफेक्ट है वो दोनों बराबर हो जाते हैं,
ठीक है, यानी जेड इफेक्टिव क्या है, परिरक्षण प्रभाव, और शील्डिंग इफेक्ट क्या है, सॉरी जेड इफेक्टिव क्या है, प्रभावी नाभिकीय आवेश, और शील्डिंग इफेक्ट क्या है, परिरक्षण प्रभाव। तो ये दोनों बराबर हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा होता है क्योंकि आकार तो उतना ही होता है और उसके केंद्र में क्या जाते रहते हैं, प्रोटॉन जाते रहते हैं, इसलिए जेड इफेक्टिव यहाँ बढ़ जाता है। और यहाँ जेड इफेक्टिव और जो आपका शील्डिंग इफेक्ट है ये दोनों बराबर होते हैं, इसलिए यहाँ पर जो रेडियस है वो लगभग समान होती है इन सबकी, 25 से लेके 28 तक। इसके बाद 28 से लेके 30 तक आपकी रेडियस बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो जेड इफेक्टिव होता है वो कम हो जाता है, किसके बजाय, आपके शील्डिंग इफेक्ट के बजाय। समझ गए क्या? इस वजह से, यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो परिरक्षण प्रभाव के बजाय कम हो जाता है, इसलिए परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है। याद रहेगी कि ये बात सबको। इसके बाद देखो, सब में ये का यही क्रम लगा लेना है। इसके बाद देखो इनके धात्विक गुणधर्म। धात्विक गुणधर्म किस तरह से होते हैं? तो देखो जरा बात ऐसी है कि धात्विक गुणधर्म क्या होते हैं और किस तरह से होते हैं। तो सभी जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है इनमें जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है, और परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्यों पाई जाती है उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि इनके जो अपन ने देखा था NS 0 से 2 N-1 D 1 से 10 तक इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो इसमें क्या होता है, जो NS और N-1 जो D है इनका जो ऊर्जा अंतराल है, इनका जो ऊर्जा अंतराल है वो बिल्कुल नगण्य होता है। इसलिए अगर आपको आयनिक बॉन्ड बनाना है तो आयनिक बंध में तो केवल NS के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, और अगर सहसंयोजक बॉन्ड बन रहा है तो उसमें NS और N-1 D दोनों भाग लेते हैं। किसमें? सहसंयोजक बंध में। ठीक है, तो इनके धात्विक गुणधर्म कुछ इस तरह से हैं कि डी ब्लॉक के सभी तत्व तन्यता का गुणधर्म रखते हैं, आघात वर्धनीयता यानी पीटते ही बजने वाला, तन्यता का मतलब खींच के लंबा कर दिया जाना। आपने 10th क्लास में एक लाइन पढ़ी होगी सोने के बारे में कि 1 ग्राम सोने को 1 से 2 किलोमीटर लंबा तार के रूप में खींचा जा सकता है। वो क्या है? उसका तन्यता का गुण। घंटी लगी हुई होती है, मंदिर में होती है, स्कूल में होती है, वो घंटी बजाने वाली जो घंटी होती है वो किसकी बनी होती है? धातु की। और आघात वर्धनीय यानी पीड़ते ही आवाज निकालने वाली, तो वो कौन सा गुण होता है? आघात वर्धनीय। उसके अलावा ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए विद्युत के चालक भी होते हैं, और अगर विद्युत के चालकता की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा विद्युत का चालक पूरी आवर्त सारणी में या डी ब्लॉक में आपका Ag होता है। ठीक है, उसके बाद आपका कॉपर होता है, और उसके बाद आपका Au सोना होता है, और उसके बाद आपकी एल्यूमिनियम होती है। ये आपका क्या है? चालकता का क्रम। ठीक है, ये तो इनके सामान्य गुणधर्म हुए। अब जैसे मैं बात कर रहा था कि इनमें जो सहसंयोजक कोष होते हैं, सहसंयोजी जो बंध बनते हैं, उन बंधों के कारण, इनके सहसंयोजी बंध के कारण या कोवेलेंट बॉन्ड के कारण इनके MP और BP जो है, यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक और क्वथनांक, वो क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। किसके कारण? एक तो धात्विक बंध के कारण, क्योंकि धातु के अंदर कौन सा बंध पाया जाएगा? सबसे पहले तो परमाणु के मध्य धात्विक बंध, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो डी ब्लॉक के होते हैं उनके मध्य कौन सा? सहसंयोजक बंध। तो धात्विक बंध और सहसंयोजक बंध की वजह से इनके MP और BP क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। ठीक है, सामान्यतः इनके बढ़ जाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 3d5,4s1 होता है। तो इसमें ये जो है ये अर्धपूरित होता है, और स्थायित्व के कारण केवल इसी के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। तो इसकी वजह से इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होते हैं, और इसके लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो ये सबसे ज़्यादा गुणधर्म इनके दर्शाते हैं। तो इनके जो गलनांक और क्वथनांक है वो पूरी इनकी आवर्त सारणी होती है, जो डी ब्लॉक के होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा होती है। आपने देखा था करोड़ मोती वाला, आपने देखा था इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा था 3400 डिग्री सेल्सियस। तो वो किसकी वजह से हुआ है? क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पाए जाते हैं, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाने की वजह से धात्विक बंध तो पहले ही बन रहा था, और अब सहसंयोजक बंध भी बहुत ज़्यादा बनेंगे। इसीलिए अगर पूरी डी ब्लॉक की अगर मैं बात करूँ तो 21 से लेके कुछ इस तरह से आपके MP और BP बढ़ते हैं और घटते हैं। ये आपका 21 नंबर, ये आपका 24 नंबर, और ये आपका 30 नंबर। समझ गए? जो आपका जस्ट 25वां है वो थोड़ा सा कम ऐसे होता है, क्योंकि अगर मैं 25वें अगर मैग्नीज की बात करूंगा तो उसमें क्या होगा? 3d5,4s2। तो इसमें जो ये है 3d5,4s2 ये इलेक्ट्रॉन भाग नहीं ले पाते हैं।
नहीं ले रखी, पूर्ण पूरी तरह भाग नहीं ले पाते हैं, इसलिए इनके जो गुण सहसंयोजक बंध है वो कम बनते हैं और उनका गलनांक अपेक्षाकृत कम हो जाता है। और सबसे लास्ट वाला आपका ZnCd और Hg है, ZnCd और Hg है, उनके अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर मैं बात करूं तो जिंक का लिख देता हूं, सबका सेम ही होगा, बस 3d की जगह 4d हो जाएगा, 4d की जगह 5d हो जाएगा। तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 4s2 3d10। इसमें क्या आपको कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है क्या? तो क्या ये आयनिक बॉन्ड तो बनाएगा, क्या ये सहसंयोजक बंध बनाएगा? क्या नहीं बनाएगा। इस वजह से इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाते हैं। और ZnCdHg के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होने की वजह से इन्हें वाष्पशील तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पशील तत्व। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।